क्लास 12th फिजिक्स में नेक्स्ट जो मशीन आप लोगों को पढ़ना है दैट इज आवर एसी जनरेटर। पहले जनरेटर था, जनरेटर में एसी डीसी दोनों पढ़ना था। अब आपका ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन्ड है यू जस्ट हैव टू स्टडी एसी जनरेटर पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बराबर का ही इंपॉर्टेंस है, बट ऐसे जेई मेंस नीट के हिसाब से देखोगे तो शायद ट्रांसफार्मर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। बट ऐसे सीखने समझने के लिए अगर देखो 10th क्लास से भी रिलेटेड देखो तो उस हिसाब से शायद एसी जनरेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10th में भी पढ़ना था, ठीक है। तो बाकी किस चैप्टर में दिया हुआ है तो ट्रांसफार्मर जो लोग क्लास किए, ट्रांसफार्मर भी दिया हुआ था। किस टॉपिक के अंतर्गत दिया हुआ था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन का डायरेक्ट एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर। एसी जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन तो नहीं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्ट एग्जांपल है। 10th क्लास के बुक में भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे फेमस सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल इज जनरेटर, और जनरेटर में भी वी विल स्टडी अबाउट एसी जनरेटर, ठीक है। तो जो लोग मशीन वगैरह पढ़ते हैं आप लोगों को याद होगा, पहले करना है डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन। पहले ये 3 चीज क्लियर करना है, उसके बाद वर्किंग, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये सब उसके बाद। ट्रांसफार्मर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये इस बार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें टॉपिक ज्यादा है ना। एमसीजी हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया, टॉपिक ज्यादा है। टॉपिक ज्यादा का मतलब उसमें डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग अलग है, क्यों क्या किस लिए लॉसेज वो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल वो ज्यादा है, तो वो सब थोड़ा सा ज्यादा आने का चांसेस है। एसी जनरेटर में सबसे पहले डेफिनेशन एक बार हम लोग बातचीत कर लेते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ने था आप लोगों को, अगर याद हो तो बताइएगा। 10th क्लास में ही बताया गया था कि जनरेटर वर्ड जो है वो मिसनोमर होता है। मिसनोमर मतलब जनरेटर कुछ भी जनरेट नहीं करता है, जनरेटर डज नॉट जनरेट एनीथिंग। क्लास 10th में पढ़ना था, और पढ़ना तो चलो गया, भर में देखे भी हो गए। शादी ब्याह में घर में जनरली बहुत कम लोग लगा करके रखते हैं, बट शादी ब्याह में आप लोग जो फंक्शन, घर परिवार में फंक्शन होता है तो वहां पर जनरेटर जनरली ज्यादा दिखता है। घर वर में लोग शायद नहीं लगा के रखते हैं जनरेटर, है ना। इन्वर्टर का जमाना है, जनरेटर जनरली नहीं लगा के रखते लोग, बट देखे जरूर हो गए शादी ब्याह फंक्शन कोई। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेट कुछ भी जनरेट नहीं करता है। जनरेटर वर्ड इज अ मिसनोमर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जो है वो एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेट कुछ नहीं करता है। तो जनरेटर वर्ड कहते किस लिए? क्योंकि एक झलक में लगता है कि ये करंट को जनरेट कर रहा है, इसी वजह से लगता है जनरेटर। बट जनरेटर वर्ड इज इटसेल्फ अ मिसनोमर। ये एक सीधा सीधी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टेंथर को डायग्राम 10th क्लास में भी पढ़ना था इसका, बट 10th क्लास में एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड ही क्लियर नहीं था बच्चों को, क्योंकि 10th के साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उतना ध्यान से दिया हुआ नहीं था। अभी हम लोग एकदम लास्ट में है, तो अभी हमें मालूम है जहां भी ये वर्ड सुनाई दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, change in magnetic flux with respect to time, change in magnetic flux with respect to time produces an induced current. When that current flows in a complete circuit, it manages or it produces induced EMF. तो टेंथर को समझाना थोड़ा मुश्किल है। टेंथर को केवल इतना ही समझाया जाता है कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आप लोग देख ही लिए, तो पहले आप लोग डेफिनेशन को ही लिखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। पहले डेफिनेशन ये सेक्शन छूटने के बाद, अरे एक टॉपिक छूट गया ना। तो डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। डेफिनेशन तो भाई फिजिक्स में यही मजा है,
डेफिनेशन तो तुम 8th में जानते हो, 10th में जानते हो, 12th में जानते हो, डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाता है। केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो डेफिनेशन और चेंज हो जाता है क्लास आगे जाते जाते। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो जो ट्रांसफार्मर का है ये भी वही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एग्जाम में मान लो केवल आ गया प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, और एग्जाम में अगर वाली बात नहीं, सीबीएसई वालों को ये कंफर्म आएगा, पिन पॉइंटेड टॉपिक एसी जनरेटर आएगा आपका, तो प्रिंसिपल देख लेना। जैसे एक लाइन का तो लिखे मान लो, बट ज्यादा नंबर का है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही डेफिनेशन उसमें लिखना। इसमें क्या करना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, कॉइल को लेना है, इस तरह से रोटेट करना है कि ये लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करता रहे। पूरे चैप्टर का यही समरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिस्टर्ब होगा और वहां पर ही प्रोड्यूस होगा इंड्यूस करंट। उसी प्रिंसिपल का इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन है। 10th क्लास के बुक में भी दिया हुआ है, 10th में भी सीधा सीधी बताया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने का सबसे क्या बोलते हैं उसको, डिवाइस का हिसाब है, ऐसा डिवाइस जो काम करे। पढ़े बहुत हो, 10th में भी 12th में बहुत सारा तरीका देखे, बहुत सारा तरीका देखे, कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, और भी बहुत सारा टॉपिक था। मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रख के कॉइल को घुमाओ, कॉइल को फिक्स रख के मैग्नेट अंदर बाहर करो, तरीका बहुत है। बट अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिवाइस का बात करो जो कि इसको करके दिखाता हो, पढ़ना पढ़ाना क्वेश्चन बनाना वो एक अलग बात है, एक प्रैक्टिकल डिवाइस जो ये काम करता हो रेगुलर, वो आपका जनरेटर है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमारा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको ये डायग्राम बनाना है, 10th वाला डायग्राम है। क्या क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल साउथ ऑफ अ मैग्नेट। अब वो मैग्नेट कैसा भी हो सकता है, जैसे मेरे डायग्राम में ये हॉर्सशू मैग्नेट होता, ऐसे अगर होता तो ये हॉर्सशू मैग्नेट, क्योंकि ऐसे परमानेंट जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ साउथ अलग कैसे कैसे करोगे, है ना। ये हॉर्सशू मैग्नेट होता, उससे मतलब नहीं आपको, ये एन ही लिखा गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। और देखो बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है बी। मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते ही वो पहले भी किए हुए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये कॉइल है, इस कॉइल को क्या करना है, इसी कॉइल को आपको रोटेट करना है। जैसे मेरे डायग्राम में ऐसे जब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट अलोंग एन एक्सिस, तो इट विल हैव एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। मेरे डायग्राम में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे डायग्राम में ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कॉइल है और ये कॉइल जो है वो स्लिप रिंग, क्या होता है नहीं होता 10th में याद होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी तो डायग्राम बनाना है। स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, दीज आर स्लिप रिंग। स्लिप रिंग से बना हुआ है कार्बन का ब्रशेस, कार्बन का ब्रशेस एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है। इसी लोड रेजिस्टेंस का अक्रॉस एमीटर चाहे वोल्टमीटर लगाओगे, एमीटर वोल्टमीटर नहीं गैल्वेनोमीटर वगैरह लगाओगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो तुमको गैल्वेनोमीटर एमीटर वोल्टमीटर नहीं गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन आपको अगर एसी है तो एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ होते हुए दिखेगा। इसमें एबीसीडी क्या है, इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, मतलब जो कॉइल लिए हो, डायग्राम में समझाने के लिए एक कॉइल लिया जाता है। बट इस पूरे चैप्टर का समरी 10th और 12th में देखिए कि एक कॉइल से नहीं होता है, ढेर सारा कॉइल लेना रहता है और उसको भी एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत है, जैसे मेरे डायग्राम में नॉर्थ पोल साउथ पोल, और करंट कैरिंग एलिमेंट्स। इसमें दो चीज है जो कि करंट को कैरी करवाएगा, कैसे वो मैं बता रहा हूं, पहले याद कर लेंगे। स्लिप रिंग्स है और ये कार्बन ब्रशेस है, ये दोनों ही हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट्स है। कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाना है, नाम लिखना है, डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग अभी करते हैं, पहले इसको फटाफट बना करके रखो। तो इसका वर्किंग देखने के लिए, इसमें वर्किंग कुछ नहीं, तो 10th क्लास लेवल पर ही है। इसका वर्किंग 10th को समझने में मुश्किल है, 12th को समझाऊं क्या, जो प्रिंसिपल लिखा हुआ वही तो वर्किंग है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 10th को दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है, ये कॉइल है, ये कॉइल को क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं।
मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, बट जो एरिया है, एरिया इस चैप्टर में बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, एरिया 12 क्लास में एरिया नहीं, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर होता है सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो जब ये कॉइल ऐसे ऐसे चेंज करेगा तो जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है वो भी चेंज करते जाएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऐसे करके कॉइल को चेंज रोटेट करवाओगे वो थीटा चेंज करेगा। थीटा चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेगा। टेंसर को मुश्किल है, ट्वेल्थर को तो अभी तक याद होना चाहिए। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा लिंक विद द कॉइल, वहीं पर फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और सर्किट अगर कंप्लीट करके देखते हो रेजिस्टेंस है तार के पास, तो वो करंट में भी तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज है, मतलब इसमें अलग से कुछ नहीं। जैसे ट्रांसफार्मर, मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, वो बहुत मतलब ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन था। ऐसा नहीं कि इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है, बट ये पूरा चैप्टर ही का समरी है, इसी वजह से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब तुम्हें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मालूम ही नहीं है तो ये फिर शुरू से करना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई आइडिया नहीं तो शुरू से करना पड़ेगा। एरिया वेक्टर मालूम नहीं तो शुरू से हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सीधा सीधी एप्लीकेशन है, तो इसमें अलग से हमें कुछ नहीं समझना है। ठीक है, अलग से ये समझना है कि आप लोग जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जहां भी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की होगी वहां पर दो लॉ लगाते हैं, या तो लेंज लॉ, और सीधा तार है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। तो अपना अपना दाहिना हाथ निकालेंगे और ए बी ए फेस को देखेंगे, बी ए को, बी ए की तरफ देखना है। बी ए को जो लोग क्लास रेगुलर किए उनको मालूम होगा, पूरे कॉइल में एक साथ नहीं लगा सकते, ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ना राइट हैंड रूल, ना लेंज लॉ। वो एक ही वायर पे लगता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है क्या करना नहीं करना। तो बी ए को देखो जरा सा, बी ए को देखते हैं, बी ए को, बी ए फेस को अगर हम लोग देखते हैं, बी ए फेस को, ठीक है, दाहिना हाथ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, तो लेंज लॉ से भी आ जाएगा। निकालो अपना दाहिना हाथ, ऐसे एफ बी आई होता था पहले भी होता, जैसे एफ बी आई है, ये फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, और बी ए फेस को देखना है, बी ए फेस को, बी ए फेस को। तो एफ बी आई, पहले तो बी फिक्स है बॉस, बी यूनिफॉर्म भी और उसका डायरेक्शन भी फिक्स है। बी फिक्स है, एफ बी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, अरे बी फिक्स है और ये फोर्स है, और इसको क्या तुम्हें कन्वर्ट करना है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब फोर्स तुम दे रहे हो। मेरे डायग्राम में इसका फोर्स बी ए को नीचे की तरफ ले जा रहा है, मेरे डायग्राम में बी ए नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एफ बी आई, बी क्या करना, बी फिक्स है, ये एफ है, इस एफ को बी फिक्स रखते हुए ऐसे लेके जा रहे थे, बी फिक्स है और ये एफ को ऐसे अंदर की तरफ ले जा रहा है। अरे समझ में, उठा रहे समझ में। तो ये करंट का डायरेक्शन किसी एक तरफ जा रहा है, किसी एक तरफ जा रहा है, जा रहा है ना एक तरफ। अब देखना, जैसे ये बी ए फेस आधा रोटेशन तक तो नीचे की तरफ जा रहा है, अब उसके आधा रोटेशन में क्या होगा, अरे बी ए अभी नीचे गया, लगातार फोर्स हम ही दे रहे हैं, ऐसे आधा देके छोड़ दोगे क्या? मोटर में अलग हिसाब किताब होता है, वो भी 10th में था। ये तो तुम फोर्स दे रहे हो, तो बी ए को अभी आधा नीचे लेकर के गए, फिर छोड़ दोगे, चलो अब हम घर चले जाते हैं। उसके बाद वो ऊपर आएगा, तुम ही को करना है, लगातार गोल गोल घुमाना है। तो अब बी ए फेस को ही फिर से देखोगे, बी ए फेस पर कंसीडर करो, पूरे कॉइल को नहीं। तो अब क्या होगा, बी तो फिक्स था, ये एफ एक बार ऐसे नीचे गया और एक बार यही जो एफ है ये ऊपर आया। अरे समझे, ये फिक्स है और ये एफ ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो करंट का डायरेक्शन, ये जो तीसरा उंगली करके देखो, हाथ दुखना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो। एफ बी आई, बी फिक्स है और फोर्स को एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, बी फिक्स रखोगे, एक बार ऊपर। ये करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है सीधा, चेंज में भी सीधा रिवर्स, आधा रोटेशन। ये फिक्स है, ये ऐसे, ये ऐसे, बी फिक्स है, एफ बी ए पर ही देखना है, आधा रोटेशन में नीचे जाएगा। फिर सीडी में मत चले जाना, बी ए पर ही बात करो, बी ए पर ही देखो। बी ए एक बार नीचे जब जा रहा हो तो वो जो करंट इंड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन अलग होगा। बी ए जब ऊपर जाएगा तब उसके द्वारा इंड्यूस किया हुआ करंट का डायरेक्शन अलग आएगा। अरे ये बात समझ में कोई डाउट है? ठीक है, उसी करंट को, ये जो कॉइल है, कॉइल नहीं, इसको कहते हैं स्लिप रिंग। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ये रिंग टाइप का बना हुआ रहता है, उसके अंदर वायर रोटेट करता रहता है। ये वायर को लगातार रोटेट, ये रिंग के अंदर रोटेट करता है और रिंग भी रोटेट करता है। एक्चुअली में रिंग भी रोटेट करता है और वायर भी, बट इससे तो पूरा जो सिस्टम है एक्चुअली में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर जैसे तार भी गोल 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 घूम रहा है, रिंग भी गोल 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 घूम रहा है, तो करंट कैसे मिलेगा? तो यहां पर लगाया रहता है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है, यही करंट कैरिंग एलिमेंट है।
जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो आएगा स्लिप रिंग के पास, और वो स्लिप रिंग कार्बन ब्रशेस के थ्रू उसको, ये जो लोड रेजिस्टेंस है वहां पर तुम अगर एक गैल्वेनोमीटर लगा करके रखते हो तो शो हो जाएगा, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ होते हुए। ठीक है, तो ये जो है एसी है। और अगर 10th फिक्स से पढ़े होगे तो मालूम होगा, अगर इसको डीसी में कन्वर्ट करना है तो इसमें कम्यूटेटर लगाना पड़ता था। वो मोटर का प्रिंसिपल में था 10th में। 12th में तो मोटर है ही नहीं। 12th में मोटर का छोटा भाई से मुलाकात था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल वही है जो मोटर में होता है, बट मोटर एक अलग डिवाइस है। मोटर को करंट प्रोड्यूस करना रहता है, नहीं, करंट देने पर लगातार गोल गोल घूमना रहता है। गैल्वेनोमीटर उसी का प्रिंसिपल था, बट जो लोग क्लास किए, गैल्वेनोमीटर का काम गोल गोल घूमना नहीं था, वो सिर्फ झटक करके कंफर्म कर देता था कि लो भाई इसमें करंट पास कर रहा है। उसको लगातार गोल 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 घूमना नहीं था, बट वो मोटर का प्रिंसिपल था। 10th में पढ़ना था। और इधर भी वही है, अगर तुम चाहते हो कि एसी नहीं डीसी प्रोड्यूस हो तो वहां पर आपको कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। अब कम्यूटेटर वगैरह के बारे में चर्चा कभी और, इसमें काम नहीं है। तो ये इसका वर्किंग है, जो कि लैंग्वेज वाइज 10th के बुक में भी दिया हुआ था। हम लोग को लैंग्वेज वाइज नहीं करना है, इसको हम लोगों को मैथमेटिकली देखना है कि किस तरह से एसी प्रोड्यूस होगा। वी हैव टू लुक एट इट मैथमेटिकली। ठीक है, तो वर्किंग में बातचीत करके लिखना तो 10th में करते थे, 12th में सीधा बातचीत करके नहीं, मैथमेटिकली देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो जनरेटर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखने के लिए हम लोगों को टॉपिक रिकॉल करना पड़ेगा। ऐसा टॉपिक पहले 2-3 बार एक्चुअली में पढ़ चुके हैं हम लोग इस चैप्टर में, बट यहाँ पर फिर से देखना है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल, ये वो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा वाला जहां पर आया था, गोल 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 घुमाते थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, साइकिल का स्पोक वाला टाइप का क्वेश्चन जहां पर बताया था, वहां पर इसका यूज पहले ही कर चुके, इसको एक जगह पर बस रख ले रहे। तो ये एक कॉइल है। अभी थोड़ी देर के लिए जनरेटर को भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए जो जनरेटर का डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन लिखे उसको भूल जाएंगे, वर्किंग को, और एक बार इसको याद करेंगे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है, और इसको हम लोग घुमा रहे हैं, चाहे जैसे भी घुमाएं। पिछले वाले से कोरिलेट करने के लिए घुमाते समय इसका एंगुलर स्पीड फिक्स ऐसे ओमेगा है। ठीक है, फिर एट एन इंस्टेंट किसी भी समय पर देखेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं तरह का। ठीक है, ये कॉइल किसी भी समय पर ऐसे गोल घूमते हुए इधर आया, जैसे इधर आया तो उसका जैसे फोटो खींच लिए, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है। ठीक है, ये पहले पढ़ाया जा चुका है। ये सरफेस है, सरफेस पर नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर, सब पहले पढ़ाया जा चुका है बहुत बार। मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी ये एंगल बना रहा है थीटा। कौन? ये जो कॉइल है, गोल घूमते समय इस कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है थीटा का। ठीक है, तो इसको ख्याल रखना होगा। तो शुरू से ही बता रहा हूं, इस टॉपिक में क्वेश्चन बनाते समय एक आध चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है ना, कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल, ये सब पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूं, टॉर्क वाले टॉपिक में भी आया था। तो ये छोटा मोटा चीज भूलना नहीं। जैसे फिलहाल ये बी और ए के बीच में एंगल बन रहा है थीटा का, तो ये पहले पढ़ाया जा चुका आप लोगों को। मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम शुरुआत का टॉपिक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए। बी डॉट ए तो बोलने का बात है, एक्चुअली में होता है इस बी को इस एरिया वेक्टर के ऊपर रिजॉल्व कर दिया जाता है, तो ये बी कॉस थीटा हो जाता है फ्लक्स। या फिर इस एरिया को रिजॉल्व कर दो इसके ऊपर, तो दिस इज बी ए कॉस थीटा, दिस इज फ्लक्स बराबर बी डॉट ए पढ़े थे। अभी खैर मेरे को बी ए कॉस थीटा का ही काम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है इसमें? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, वो पहले पढ़े 11th क्लास में, 12th में भी कई बार पढ़ा है। एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सो दिस थीटा इज इक्वल टू जो है वो ओमेगा टी होता है। तो दिस इज बी ए कॉस थीटा की जगह पर दिस विल बी ओमेगा टी। और अभी मैथ्स पढ़ भी रहे हैं, ये सीधा है, ये कांस्टेंट फ्लक्स नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम चेंज करोगे तैसे तैसे फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पहले वाला चीज है। इसको इसमें हम लोग सेटअप कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कर ले इसी जनरेटर में। फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहीं से शुरू हुआ था चैप्टर, बहुत दिन चला गया। ड्यू ईएमएफ माइनस डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। सो दिस ई इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ दिस इज बी ए कॉस ओमेगा टी।
ठीक है, इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप ही लोग बताइए इसका डिफरेंशिएशन कभी कर रहे हैं। माइनस बाहर, बी बाहर, ए बाहर, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बाई ओमेगा कैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन। अभी मैथ में इंटीग्रेशन पर तो उसी को लगा दिए, डिफरेंशिएशन पर है। चेन रूल, साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टू इंटू ओमेगा, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये प्लस हो गया साइन ओमेगा टी और फिर इंटू ओमेगा, यही फॉर्मूला हो गया। दिस इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल, रोटेट कर रहा होता कॉइल में, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है फॉर्मूला हमारा। बहुत सारा फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का आया है, सब देख देख के इस्तेमाल करते हैं। हमको तो जनरेटर में ये फॉर्मूला बस फिट करना है, बट तुमसे मेंस एडवांस नीट में क्या पूछेगा, ये फॉर्मूला फिट कर दो, इसका इस्तेमाल तो हम लोग वर्किंग में करेंगे, तुमसे इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, है ना। तो ये फेमस टॉपिक है, जनरेटर के बीच में घुस रहा है। जो लोग मेरे से ईमानदारी से पढ़े उन लोग घर पर एक बार और मिला ना, जहां पर मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा था, वो गैल्वेनोमीटर तो नाम का, बट उसमें टॉपिक घुस गया था टॉर्क इन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो टॉपिक का प्रूफिंग भी उसी में था, एप्लीकेशन भी उसी में था, क्वेश्चन भी उसी में था। वो तो उसको यूज कर लिए थे वर्किंग ऑफ एमसीजी में, वो एक अलग बात है, बट टॉर्क का फॉर्मूला उसी में डिराइव हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे उसमें पोटेंशियोमीटर वगैरह में डायरेक्ट एप्लीकेशन किए थे, उसका कौन सा टॉपिक का था वो, व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन का, सीधा उसका इस्तेमाल पोटेंशियोमीटर में। तो तुम अभी तो इसको मैं 2-5 मिनट के अंदर जनरेटर के साथ मैनेज कर दूंगा, एक अलग बात है, बट क्वेश्चन जनरेटर से नहीं, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी से पूछ लिया जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल का। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसमें थोड़ा सा और, अगर थोड़ा सा इसको और मैथमेटिकली कर लें, तो मैथमेटिकली साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, तो मैथमेटिकली साइन ओमेगा टी का सबसे बड़ा वैल्यू 1, साइन ओमेगा टी का सबसे बड़ा वैल्यू अगर 1 हो गया, तो ये ईएमएफ का वैल्यू भी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम ये गोल 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 घूम रहा है, तो किसी एक खास समय पर ही मैक्सिमम ईएमएफ आएगा। वो तब आएगा जब ओमेगा टी का वैल्यू, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो, और होगा कितना, ये पूरा, दिस इज बी ए ओमेगा, इतना ही हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का वैल्यू बना रहे समझ में। और इसको फिर से इस फॉर्मूला में सेटअप कर लें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ई बराबर इस पूरे के जगह पर आप ई नॉट लिख लेते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी। और समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, कुछ कुछ करके बहुत आगे का टॉपिक निकल के आ गया। ये देखो, ये ई है, ये एम्पलीट्यूड है, देखो वाई बराबर आर मैक्सिमम साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। ये शो करता है कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है वो एसी के फॉर्म में होगा, ये यहाँ पर कंफर्म हो जा रहा है। टॉपिक डेफिनेशन कुछ और, टॉपिक कुछ और ही कर लिए, और इसके मदद से अभी इसको मैं जनरेटर में शिफ्ट कर दूंगा कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 10th को चाहे 12th में भी, फिजिक्स का एप्लीकेशन है, राइट हैंड रूल से आपको पता चला कि वो अल्टरनेटिंग होगा। मैथमेटिकली भी एकदम कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं कि वो एसी के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो यहीं से एसी शुरू हुआ था, और एसी का पहले का चैप्टर कौन सा था, एसी का पहले का चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बुक में बताया था दोनों सेम चैप्टर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये आप जनरेटर में ये चीज फिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। और जो इक्वेशन बन करके आया अभी थोड़ी देर पहले, साइनोसॉइडल कर्व, साइनोसॉइडल फंक्शन, वो साफ पता लगा रहा है कि जो बना वो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और जो बना वो अल्टरनेटिंग आएगा, कंफर्म है। बाकी 10th क्लास के रूल से हाथ से आपको पता भी चल रहा था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से कि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रख के फोर्स को गोल 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 चक्कर करवाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्योंकि फिक्स है तो करंट ऊपर नीचे अल्टरनेट ही आता है। मैथमेटिकली भी अभी प्लॉट भी कर रहे हैं, वैसे आ भी चुका है, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी अभी आया है। ये 11th सेशन में भी पढ़े हैं, 12th एसी में भी पढ़े हैं, या आना तो अल्टरनेटिंग कर्व ही है। ठीक है, और कितना आएगा वो हम लोग बस प्लॉट करने की बारी है, तो कोई खास बात है नहीं। तो E बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को यहाँ प्लॉट करते हैं, टी को इधर प्लॉट करते हैं, और वैल्यू तो आप लोग मैथ्स वाले लोग हैं, खुद ही बता सकते हैं। एट ओमेगा टी बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 0, तो ई का वैल्यू कितना हो रहा है, ई का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ये कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है।
ठीक है। अब एट ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री, ई का वैल्यू कितना हो गया, ई नॉट हो गया जो कि मैक्सिमम है। तो बाद इसको यहाँ पहुँचना है। उसके बाद एट ओमेगा टी 180 डिग्री कितना हो जाने वाला है, फिर से जीरो हो जाएगा, साइन 180 जीरो होता है। कर्व यहाँ पहुँचने वाला है एट ओमेगा टी बराबर 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री -1 होता है, ई बराबर माइनस ई नॉट होगा। तो ये फिर यहाँ पहुँच जाएगा माइनस ई नॉट जो कि मैक्सिमम है। और एट ओमेगा टी 360 डिग्री पर वो फिर जीरो हो जाएगा। कर्व यहाँ पर पहुँचना है। तो इसको अगर तुम मैथमेटिकली भी प्लॉट करते हो, इसका कर्व जो है बस इस तरफ आएगा। और यही चीज हमारा, ये मैं कोई जनरेटर का पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, मैं तो कर रहा था एक कॉइल है उसको रोटेट करवा लो, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करवा करके उससे जो ई बनेगा वो ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। फिर तुम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से देख भी लिए कि करंट ऑल्टरनेटिंग आएगा। और इस कर्व से साफ साफ पता चल रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, वो ऑल्टरनेटिंग आएगा। ठीक है, ये आपका समरी था। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी साथ में है। ठीक है, अच्छा इसमें याद वही बच्चे कर नहीं पाते हैं, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या हुआ ये बताओ। इसमें अक्सर बच्चे गलत बता देते, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या हुआ। कॉइल का प्लेसमेंट कैसा है मैग्नेटिक फील्ड में, सोच करके बताना। थीटा जो है वो किसके किसके बीच का एंगल है, और एरिया वेक्टर, यही चीज कॉइल के साथ नहीं एंगल बना देना, गलत हो जाएगा। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका, कॉइल के साथ एंगल बनाना है तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं कॉस ओमेगा टी आएगा। वो पहले भी टॉर्क वाले केस में भी बताया। ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है, तो एरिया वेक्टर के साथ जीरो एंगल कैसे संभव होगा। क्या हाँ मतलब कैसे, नहीं ऐसे में करो। हाँ बिल्कुल, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, कॉइल कैसा है। कॉइल का प्लेसमेंट भी इस तरह से करना है। डायग्राम तो आप लोग कैसे बना सोच के ही बनाना, ठीक है समझिए। मतलब ठीक है इसी चीज को, मतलब इसका एरिया वेक्टर जब बनाओगे ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर भी किस तरह बना चाहिए। हाँ, एरिया वेक्टर भी इधर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होना चाहिए। एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तभी ये थीटा का वैल्यू जीरो होने वाला है। तब ये ई का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और कॉइल को ठीक से थोड़ा डायग्राम बना, क्योंकि 3 डायमेंशनल तो एक ही जैसा बन जा रहा है डायग्राम, इस तरह से होगा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और एरिया वेक्टर ऐसे सामने की तरफ, नीचे भी हो सकता है। दोनों ही केस में एंगल 90 डिग्री बनेगा। इस केस में ई का वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा, और ऐसा जब रहे जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे हो, ई का वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा। और ये एट एन इंस्टेंट है, सिर्फ ऐसा अचानक से इधर एक बार इधर थोड़ी आ जाएगा, वो काटते हुए आएगा, बढ़ते हुए बड़ा हुआ रहेगा, फिर कमेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कमेगा। करंट का वैल्यू इस तरह से, ईएमएफ का वैल्यू इस तरह से इंड्यूस होते चलेगा। ठीक है, तो जनरेटर का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम। ठीक है, इस पर एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी पर एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन करो, ये एनसीईआरटी में सिर्फ सीधा सीधी इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कमला पेडल्स स्टेशनरी बाइसाइकिल, द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल आर अटैच्ड टू 100 टर्न्स कॉइल ऑफ एरिया दिया हुआ है इसका 0.1 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? तो बताइए आप लोग क्या क्या दिया हुआ। शॉर्ट टर्न, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ, एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, हाफ आरपीएस, और ओमेगा बराबर पड़े हम लोग 2 पाई एफ, 2 पाई 1/2, तो सिर्फ पाई रेडियन पर सेकेंड, आधा रिवोल्यूशन 1 सेकेंड है ना।
तो इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो थीटा कितना होगा, 90 या 0? फिर गलती कर रहे हो, थोड़ा सोच के बताओ। हाँ 90 ही, हाँ 90 होगा बिल्कुल 90। कैसे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। हाँ तो बताओ कैसे कैसे क्या हो गया। हाँ तो 90 डिग्री वाला भी डायग्राम बना था। ऐसे कॉइल है ना, ऐसे कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर से सामने की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना। हमें एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का चाहिए, वो है इस पर 90 डिग्री। तो इस हिसाब से जो ई का वैल्यू जो हम लोग ने पढ़ा अभी क्या आया था, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा डी था ना। और ये वाला वैल्यू जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से 90 है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ये एन बी ए ओमेगा और यही ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा एक्चुअली में। ई नॉट यही हो गया ना, जब साइन ओमेगा टी वन तो ई नॉट वही निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, यही निकालना। तो एन के जगह पर 100, बी दिया हुआ है क्या 0.01 1/100, फिर एरिया 1/10, फिर ओमेगा पाई 1 2 3 4 पाई/10 0.314 वोल्ट इस क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, मीनिंग भी समझना है। बाइसाइकिल है, पेडल रोटेट करना जा रहा है, तो दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.01 टेस्ला का है। वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। जब मैं पढ़ा रहा था उस समय शायद ऑनलाइन क्लास चल रहा था शायद, तो मैं पढ़ा था वो दो तरफा, या तो वो अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर हो सकता है साइकिल वगैरह में लगाया हुआ रहता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बल्ब जलता है उसके अंदर, जब पढ़ा रहा था वगैरह। तो ये 0.01 टेस्ला या तो बाहरी है या फिर अर्थ वाला है, वो नहीं लिखा क्वेश्चन, हमें मतलब भी नहीं है उससे। दिस इज मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। तो अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल सिर्फ जनरेटर का हो जरूरी नहीं है, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल प्लस जनरेटर का क्वेश्चन होगा। एक क्लास और लगेगा, आपके पास अभी भी टाइम है कि आप लोग ईएम वेव का टेबल जो है वो याद कर लेंगे। बहुत जल्दी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगा।